संजय झा को इतनी बड़ी जिम्मेदारी नीतीश कुमार ने दी है, तो इसके पीछे जदयू की क्या रणनीति है? जो बीजेपी से रुष्ट ब्राह्मण है उसको अपनी ओर आकर्षित करके क्षेत्र में उनकी जाति का प्रत्याशी देकर, मतलब सर, भाजपा को अब चेक एंड बैलेंस वाली स्थिति हो गई है। इस बार के लोकसभा चुनाव में भाजपा कहाँ जीती है? सर, ब्राह्मण तो कोर वोटर माने जा रहे हैं भाजपा के। जिस तरह से मनोज झा राजद की ओर से रखते हैं, उसी तरह से संजय झा जदयू की ओर से रखेंगे। तो नंबर 2 तो बन गए संजय झा, लेकिन इनका भविष्य क्या होगा? अगर निशांत को राजनीति में लाना भी होगा, है ना, तो वो प्रदेश की राजनीति में धीरे धीरे उनको आगे बढ़ाएंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा और बात आज सिर्फ और सिर्फ संजय झा की, और इस पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, जदयू की मीटिंग हुई दिल्ली में और पिछले कई दिनों से चर्चा थी कि दिल्ली में मीटिंग होगी, यह होगा वह होगा, तो इसमें खबर आई है। कल सर हम लोग इसी कार्यक्रम में अपने दर्शकों को बता भी दिए थे कि यह हो सकता है, और जो हम लोगों ने बताया था करीब करीब वही हुआ है दिल्ली की मीटिंग में। तो संजय झा को इतनी बड़ी जिम्मेदारी नीतीश कुमार ने दी है, तो इसके पीछे जदयू की क्या रणनीति है? देखिए, नीतीश कुमार जी की यह तलाश थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बन गए 2023 में ललन सिंह को हटाकर, उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। चूँकि इन पर राज्य का भी बोझ है और 2025 के चुनाव जीतने की जवाबदेही भी है, जिम्मेवारी भी है, तो नीतीश कुमार को चाहिए था एक सहयोगी, विश्वसनीय, जो विश्वसनीय। तो इन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। कल भी यह चर्चा हो रही थी कि कार्यकारी अध्यक्ष ही बना सकते हैं, अध्यक्ष की कुर्सी पर स्वयं रहेंगे। मैंने भी कहा था कि अध्यक्ष की कुर्सी वह छोड़ेंगे नहीं, कार्यकारी अध्यक्ष किसी को बना सकते हैं। तो कार्यकारी अध्यक्ष में मुफीद इनको सबसे ज़्यादा लगे संजय झा, विश्वासी भी हैं और इनके साथ रहे हैं। ललन सिंह को कार्यकारी अध्यक्ष बना नहीं सकते थे, इसलिए कि वह अध्यक्ष रह चुके हैं। और एक नाम आया था ना, IAS अधिकारी रहे मनीष वर्मा के, जो उनके सजाती हैं, नालंदा के रहने वाले भी हैं और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद इनकी राजनीति में भी रहते हैं और इनके जो काम हुए, राजनीतिक काम हुए, प्रशासनिक काम, जो भी काम हुआ उसका वो निपटारा करते हैं। बहुत सारी बातें आ रही थी कि मनीष वर्मा को बहुत बड़ी जवाबदेही का पद दिया जाएगा, IAS अधिकारी हैं, उनकी जाति के हैं, और लोकसभा चुनाव में इन्होंने जो है काम भी किया बहुत सारे क्षेत्रों में घूमकर पार्टी के लिए, और पार्टी में इनकी पहचान भी बनी। इसलिए मनीष वर्मा को नीतीश कुमार बना सकते हैं, लेकिन तमाम कयासबाजियां जो है ध्वस्त हो गई। और संजय झा पर, जिसको मैंने कहा था कि संजय झा को बना सकते हैं, ज़्यादा चांस है। अभी राज्यसभा में जदयू संसदीय दल के नेता भी हैं। कहा जाता है कि उनके ऊपर ही NDA के साथ तालमेल बिठाकर चलने की जवाबदेही भी दी गई है। हालांकि वह इसके लिए पहले से भी जवाबदेह थे और अपनी जवाबदेही का वह बखूबी निर्वहन भी कर रहे थे। अभी जो महागठबंधन से नीतीश कुमार अलग हुए और बीजेपी के साथ आए, NDA के साथ, तो उसमें भी संजय झा की ही अहम भूमिका थी। उनकी ही वजह से नीतीश कुमार फिर से बीजेपी के साथ आए और उसमें संजय झा की जो भूमिका थी और संजय झा ने जिस तरीके से टिकट वितरण में या लोकसभा चुनाव में अपनी सहभागिता निभाई, अपनी भूमिका का निर्वहन किया, जिस गंभीरता के साथ, मतलब बीजेपी के साथ अच्छी बार्गेनिंग की। हाँ, बार्गेनिंग भी की अच्छी। तो इसको देखते हुए नीतीश कुमार को लगा कि नहीं, यही हमारा लिए जो है सबसे उत्तम और सबसे विश्वसनीय कार्यकारी अध्यक्ष होंगे, जो मेरे कामों का बोझ कम करेंगे
और कहीं से भी जिस तरह से पहले भी आरसीपी सिंह ने पर आरोप लगा कि उन्होंने दगाबाजी की, उनको इन्होंने पार्टी से भी निकाल दिया। और आनंद फानन में जिस तरह से ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाकर स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की कुर्सी इन्होंने ले ली, उस समय भी तरह तरह के आरोप ललन सिंह पर लगे थे, हालांकि तमाम आरोप मिथ्या साबित हुए, है ना। लेकिन तो उसी तरह का लग रहा था इनको कि कौन सा विश्वासी व्यक्ति होगा जिसको ही अपनी जवाबदेही सौंपेंगे। तो संजय झा को इन्होंने दिया। ऐसे मनीष वर्मा का नाम भी बहुत जोर शोर से उछल रहा था और मनीष वर्मा आशान्वित भी थे कि हो सकता है हमको कोई बहुत बड़ा अच्छा ओहदा दिया जाए, लेकिन अभी उनको इंतजार करना पड़ेगा। अब संजय झा को क्यों दिए, तो एक इनकी रणनीति है, एक तो सवर्णों को राष्ट्रीय अध्यक्ष जो जदयू का पहली बार बने, पहले जॉर्ज फर्नांडिस रहे, शरद यादव रहे, ललन सिंह सर रहे, ब्राह्मण को, सवर्ण नहीं मतलब ब्राह्मण को बता रहे हैं, जॉर्ज फर्नांडिस रहे, शरद यादव रहे, स्वयं नीतीश कुमार पहले भी थे, उसके बाद आपको आरसीपी सिंह रहे, फिर ललन सिंह बने। ब्राह्मण को पहली बार पार्टी में इतनी बड़ी अहमियत दी गई है। इसके पीछे ब्राह्मण वोटों को, भूमिहार को तो इन्होंने अपने साथ बांध रखा है, उसका चेहरा है ललन सिंह। और ब्राह्मणों को अपनी ओर खींचने के लिए कभी इनके साथ शिवानंद तिवारी हुआ करते थे, जो अभी लालू के खासम खास हैं, है ना, और राजद में चले गए हैं। एक चेहरा चाहिए था इनको राष्ट्रीय स्तर पर, जो इनकी बातें जिस तरह से मनोज झा राजद की ओर से रखते हैं, उसी तरह से संजय झा जदयू की ओर से रखेंगे। तो इसकी भी एक जो तलाश थी उसको अब उन्होंने पूरा कर लिया। तो ये सब है कि ब्राह्मण को जिस तरह से बिहार में, मिथिलांचल में या फिर शाहाबाद इलाके में ब्राह्मणों का वोट है, तो उन वोटों पर 2025 के विधानसभा चुनाव में कुछ हद तक या बहुत हद तक कब्जा करने की भी एक कोशिश, रणनीति है। अच्छा सर, तब फिर यहाँ भाजपा से भी एक सवाल लेना पड़ेगा, और चूंकि भाजपा में भी तरह तरह की चर्चाएं हो रही है कि संगठन में बदलाव हो सकते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर भी और प्रादेशिक स्तर पर भी। तो क्योंकि इन्होंने ब्राह्मण वोटों को साधने की कोशिश, फॉरवर्ड वोट को अपने पास रखने की कोशिश की है, आगे चुनाव है विधानसभा का, तो फिर बीजेपी अब कैसे इन सब चीज़ों को देखते हुए अपनी बिसात बिछाएगी? देखिए, बीजेपी का शाहाबाद इलाका, क्योंकि सर ब्राह्मण तो कोर वोटर माने जा रहे हैं भाजपा के, तो अब भाजपा के लिए नहीं एक विकट स्थिति आ गई है, साथ में है लेकिन एक विकट स्थिति है। विकट स्थिति तो पैदा हो गई है। खास करके देखिए, इस बार के लोकसभा चुनाव में भाजपा कहाँ जीती है? मिथिलांचल से, है ना, और ऐसे इलाकों से जीती है जहाँ ब्राह्मणों का वोट है, जो मायने रखता है, वहाँ से जीती है। लेकिन एक इलाका है शाहाबाद का जहाँ ब्राह्मण का वोट, जैसे बक्सर में, सासाराम में, ये क्या कहता है आपको, आरा में, जहाँ ब्राह्मणों का वोट माना जाता है, वहाँ ध्वस्त हो गई, पराजित हो गई। तो आखिर जो भाजपा के खिलाफ जो नाराजगी हुई, जिस वजह से हुई हो लोकसभा चुनाव में, उसको कैच करने की कोशिश जदयू की तरफ से है। जदयू की तरफ से, मतलब ये जो गोटी सेट नीतीश कुमार ने किया है वो सामान्य बात नहीं है, बहुत आगे की सोच है इसमें। बात नहीं है। जैसे आप मिथिलांचल में तो है ही, ब्राह्मण का वोट निर्णायक हो, बहुत क्षेत्रों में निर्णायक होता है और जीतते भी रहे हैं विधायक। जैसे वाल्मीकि नगर हो गया, इधर जो है आपको चंपारण के इलाकों में बहुत सारे विधानसभा क्षेत्र में ब्राह्मण निर्णायक होते हैं, जीतते भी हैं। तो इन तमाम क्षेत्रों में इस बार जदयू की कोशिश है कि विधानसभा चुनाव में अच्छी संख्या में जीत हासिल की जाए, ताकि 2020 वाली दुर्गति नहीं हो। 2020 में 43 सीट पर जीत के रह गई थी, तो वो दुर्गति नहीं हो। और इस बार दावा भी किया जा रहा है कि हम बराबरी सीट पर लड़ेंगे जदयू की ओर से। तो ये सब जो है एक सब रणनीति है कि आखिर समाज का जो, नहीं तो सर भाजपा के लिए बड़ा सवाल आप खड़ा कर दिए ना नीतीश कुमार। आज का एक जो तबका है जो जदयू के साथ पूरी तरह से नहीं जुड़ पाया, ललन सिंह की
कोशिश से, विजय कुमार चौधरी की कोशिश से भूमिहार पर तो इनका बहुत मतलब क्या कहिए कब्जा कर ही लिए थे। ब्राह्मणों पर इनका उतना कब्जा नहीं हो पाया था। हालांकि हैं उनके साथ विजय कुमार चौधरी को दोनों तरफ माना जाता है। ब्राह्मण भी उनको मानते हैं कि मेरे नेता हैं, भूमिहार भी मानते हैं कि मेरे नेता हैं। तो विजय कुमार चौधरी को हमेशा से रखे रहे हैं, संजय झा को मंत्री बना कर रखे 2014 से 2024 तक। तो ऐसा नहीं कि ब्राह्मणों की उपेक्षा होते रही है जदयू में। लेकिन इस बार जो है जो बताया ना, ये जो खालीपन हुआ, उस खालीपन को यह भरने के लिए उठे हुए मतदाता बीजेपी से हैं, ब्राह्मण खास करके, उनको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए नीतीश कुमार की यह एक सोची समझी रणनीति है। तो बीजेपी के लिए मुश्किल है ना। हाँ, बीजेपी के लिए अब भाजपा क्या करेगी, बिहार भाजपा में क्या होगा? बीजेपी के लिए मुश्किल घड़ी है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव के टिकट वितरण में बहुत क्षेत्रों में बीजेपी ने मनमानी की, अब उसमें केंद्रीय नेतृत्व है या प्रादेशिक नेतृत्व, यह तो अलग बात है, लेकिन मनमानी तो हुई। बक्सर के बारे में यही लोग कहता है कि अश्विनी चौबे को जिस तरह से हटा दिया गया और मिथिलेश तिवारी को थोप दिया गया, नतीजा हुआ कि चुनाव हार गया। कई क्षेत्रों पर असर पड़ गया। कई क्षेत्रों पर आरा में भी हुआ। लोग जो खबरें आ रही थी कि आरके सिंह के खिलाफ जो है ना कार्यकर्ताओं में जो है ना संतुष्टि नहीं, उत्साह नहीं, उत्साह नहीं, फिर भी आरके सिंह को वहाँ दिया गया। ठीक है, आरके सिंह अच्छे मतलब कर्मठ है, सब कुछ हैं, अच्छे मंत्री भी साबित हुए हैं केंद्र में। बावजूद इसके जीत के लिए कार्यकर्ताओं का उत्साहित होना और उनका मन से साथ मिलना दोनों जरूरी, जो आरके सिंह के साथ नहीं था। नतीजा हुआ कि उनको पराजय होना पड़ा। उनके जैसे मतलब शख्सियत को भी आरा से चुनाव हार जाना पड़ा। तो यह तो पार्टी के लिए एक बड़ी घटना, मतलब सेटबैक कहिए उसको, कहिए कि दुर्घटना के समान। मतलब सर भाजपा को अब चेक एंड बैलेंस वाली स्थिति हो गई है कि अब क्या करेगी भाजपा, कैसे अपनी रणनीति तैयार करेगी आगे की लड़ाई के लिए बिहार में। और दूसरी बात है कि देखिए ब्राह्मणों का वोट, खास करके शाहबाद से जो तस्वीरें उभर कर आई लोकसभा चुनाव में, तो ब्राह्मणों का वोट कांग्रेस को चला गया। सासाराम इसका उदाहरण है। ब्राह्मण अगर कहीं कांग्रेस की ओर मुखातिब हो गया अगले विधानसभा चुनाव में, उत्तर प्रदेश में हुए भी हैं लोकसभा चुनाव में, तो हो सकता है कि कांग्रेस जो बीजेपी से रुष्ट ब्राह्मण है उसको अपनी ओर आकर्षित करके क्षेत्र में उनकी जाति का प्रत्याशी देकर उनके वोट पर फिर से, एक जमाने में ब्राह्मण, दलित और अल्पसंख्यक यही कांग्रेस के ठोस वोटर थे, तो कहीं उसको अपनी ओर नहीं खींच ले। यह भी एक रणनीति है नीतीश कुमार की कि उसको एनडीए के साथ ही जोड़कर रखा जाए। अच्छा सर, जो यह जिम्मेदारी संजय झा को मिली है, जदयू के वो कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो कहा जा रहा है कि ये जदयू में टॉप 2 नंबर का जो पोस्ट है वो मिला है संजय झा को। नंबर 2 के नेता बन गए हैं संजय झा जदयू में, नीतीश कुमार के बाद। इससे पहले भी इस तरह की चीज़ें हो चुकी हैं। ललन सिंह नंबर 2 के नेता माने जाते रहे हैं जदयू में, आरसीपी सिंह नंबर 2 के नेता माने जाते रहे हैं, ललन सिंह फिलहाल हैं। ललन सिंह को लेकर भी बहुत सारी बातें बीच में चली थी। आरसीपी सिंह साइड हो चुके हैं, जदयू छोड़ चुके हैं, भाजपा के साथ हैं, तो नंबर 2 तो बन गए संजय झा, लेकिन इनका भविष्य क्या होगा? देखिए, अगर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्षों का हालचाल देखा जाए पीछे, तो किन्हीं का भी बेहतर नहीं रहा है। लेकिन ये कार्यकारी अध्यक्ष हैं। अगर उसको देखा जाए, इतिहास देखा जाए, चाहे वो जॉर्ज फर्नांडिस हों, शरद यादव हों, या ललन सिंह हों, या आरसीपी सिंह। ललन सिंह के साथ सौभाग्य यही है कि वह पार्टी में बने हुए हैं, पार्टी के सांसद हैं और मंत्री भी हैं केंद्र में, तो यह उनका सौभाग्य है। नहीं तो जॉर्ज फर्नांडिस की दुर्गति जानते हैं, टिकट भी उनको नहीं दिया था पार्टी ने। शरद पवार को किस तरह से राज्यसभा में नहीं भेजा गया, वो भी सबको याद है। सबको याद है। और आरसीपी सिंह को तो किस तरह से
पार्टी से निकाल दिया गया, तरह तरह के आरोप भी लगाए गए। अभी बेचारे गुमनामी में हैं एक तरह से कहिए। और ललन सिंह पर भी तोहमत लगा था। जिस तरह से आनंद फानन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अध्यक्ष पद की कुर्सी उनसे छीन ली, एकाएक जो है पटना में ललन सिंह से इस्तीफा ले लिया गया, राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुला ली गई दिल्ली में, और उसमें जो है खुद नीतीश कुमार ने यह जवाबदेही संभाल ली। ललन सिंह ने यह कहा कि हमको अपने संसदीय क्षेत्र में चुनाव की तैयारी करनी है, हमको समय का अभाव है, इसलिए हम यह पद स्वेच्छा से छोड़े हैं। लेकिन जो खबरें चली उसमें तो कुछ और कहानी कह रही थी कि ललन सिंह जो है लालू प्रसाद से ज़्यादा नज़दीक हो रहे थे, जो नीतीश कुमार को अच्छा नहीं लग रहा था कि लालू प्रसाद नीतीश कुमार का तख्ता पलटना चाह रहे हैं। और इसकी बानगी दिखाई पड़ी जब विश्वास मत हासिल कर रहे थे नीतीश कुमार एनडीए के साथ मिलकर, जब सरकार बनाए तब कई विधायक बागी हो गए, कई विधायक जदयू के भी, बीजेपी के भी। और जब विश्वास मत हासिल करने की बात कही गई तो तेजस्वी यादव ने ही कहा था अभी तो खेला बाकी है। इसका मतलब खेले की तैयारी लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव पहले कर चुके थे, जिसका अंदेशा नीतीश कुमार को लग गया था। और इसके खिलाड़ी, आरोप जैसा लगा, खिलाड़ी बताए जा रहे थे ललन सिंह भी, उसके बाद विजेंद्र यादव भी, दोनों इनके विश्वस्त मतलब रहे हैं पार्टी के नेता। एक तो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, दूसरे मंत्री भी थे, बिजली मंत्री बरसों से हैं इनके साथ। हालांकि उन्होंने खंडन किया था, खंडन किया बाद में कि हम लोगों का नहीं है इसमें कहीं हाथ, है ना। लेकिन जो पटकथा लालू प्रसाद ने लिखी थी उसकी कुछ पंक्तियां तो विधानसभा में दिखाई पड़ गई। सर मुझे लगता है संजय झा के सामने एक चुनौती रहेगी कि जिस तरीके से ललन सिंह पर आरोप लगे या फिर आरसीपी सिंह पर आरोप लगे, उस तरह के आरोप नहीं लगे। और अभी जो इस तरह से अश्विनी चौबे ने खड़ा कर दिया कि 2025 का चुनाव भाजपा का मुख्यमंत्री होगा, भाजपा का चेहरा होगा, तो ये सब बातों को भी दबाने के लिए संजय झा की आवश्यकता थी। क्योंकि संजय झा भाजपा के सिपाही रहे हैं, पहले भाजपा में थे, भाजपा के साथ रहे हैं, अरुण जेटली के खासम खास थे। अरुण जेटली कहने पर ही 2012 में ही जदयू में गए, 2014 में चुनाव भी लड़े दरभंगा से जदयू के टिकट पर, लोकसभा का चुनाव, भले हार गए उसमें लेकिन चुनाव लड़े। उसके बाद नीतीश कुमार उनको एमएलसी बना दिए, 2014 से 2024 तक वो मंत्री रहे, मतलब बिहार की सरकार में। सर तो ये सब भी बातें बताती है कि नीतीश कुमार को संजय झा पर विश्वास है। सर 3 अफवाह दिल्ली की मीटिंग को लेकर थी, 3 अफवाह हैं। वो था कि मनीष वर्मा को बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, कोरी साबित हो गई अफवाह। फिर एक अफवाह थी कि नीतीश कुमार अपने बेटे को लॉन्च कर देंगे, वो भी अफवाह ही साबित हो गई। और तीसरी बात थी जिसकी पटना के सत्ता के गलियारों में खूब चर्चा थी कि बिहार विधानसभा का चुनाव होगा, उसकी भी घोषणा दिल्ली में हो जाएगी। तो तीनों बात फुस। तो कहाँ ऐसे हुआ? मनीष वर्मा के बारे में तो चर्चा था और लोग कयास भी लगा रहे थे कि इनको जवाबदेही देंगे, क्योंकि आईएएस अधिकारी थे, 2 साल से नीतीश कुमार के शरण में हैं, इनका सारा काम देख रहे थे, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले चुके हैं, नालंदा के हैं, कुर्मी हैं। तो ये सारा गणित गुना लगाकर आरसीपी का उदाहरण देकर लोग को लग रहा था कि कोई बड़ा पद इनको दिया जाएगा और इनकी राजनीति में डायरेक्ट एंट्री ली जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिस तरह से आरसीपी सिंह का किया गया था ऐसा हुआ नहीं। हमको लगता है न कहीं नीतीश जी को अभी लगा होगा कि इनको अभी और परिपक्व होना राजनीतिक तौर पर जरूरी है, इसलिए उनको अभी नीतीश कुमार ने जो है आगे नहीं किया। ठीक है सर। बेटे निशांत को लेकर बहुत सारी चर्चाएं पार्टी के अंदर भी है, पार्टी के लोग भी चाहते हैं कि निशांत को जदयू की राजनीति में आगे की जाए, लेकिन नीतीश कुमार सीधा जो है ना आरोप परिवारवाद का अपने ऊपर नहीं लगने देंगे। अगर निशांत को राजनीति में लाना भी होगा, है ना, तो वो प्रदेश की राजनीति में धीरे धीरे उनको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन केंद्र में नहीं लाकर वह अपने ऊपर परिवारवाद का जो चेहरा जो आरोप चश्मा होता उसको उन्होंने नहीं लगने दिया। ये भी उनका एक है अपना। और जाकिर लवली आनंद आज के ही शिवहर से सांसद हैं पार्टी की, उन्होंने क्या कहा कि राजनीति के बेटा हैं तो क्या करेंगे, वो खेती करेंगे, खेती बाड़ी करेंगे,
राजनीति में सर ये लवली आनंद का व्यक्तिगत विचार हो सकता है, लेकिन नीतीश कुमार को लोग जितना समझता है वो यही है कि परिवारवाद वाला कलंक अपने पर नहीं लगने लेना नहीं चाहते, इसलिए वो ये सब मिथ्या साबित हो। सर बिहार विधानसभा का चुनाव बहुत सारे दर्शक इंतजार कर रहे होंगे इस बात, ये विधानसभा का चुनाव अब समय पर ही होगा। इस बात की भी मुहर लगी आज। आज मुहर लग गई। कहीं भी 2025 का चुनाव जो है एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ेगा, और न नीतीश कुमार कहीं जाएंगे, उन्होंने तो खुद कह दिया, अंतिम कसम भी खाई है कि अब जिंदगी भर यहीं नहीं रहेंगे, मतलब बीजेपी के साथ रहेंगे, एनडीए। तो ये सब बातें सियासत में आती हैं, उछलती हैं, जाती हैं। तो आप समझ गए होंगे कि आखिर नीतीश कुमार ने क्यों संजय झा को बड़ी जिम्मेदारी दी, क्या मायने हैं इसके। तो ऐसे ही जुड़े रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 8। धन्यवाद, नमस्कार।